जय हिंद साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग लेकर के आ गए हैं एसएससी सीजल का प्रैक्टिस सेट, जिसमें क्वेश्चंस की आधारभूत और एग्ज़ाम में पूछे जाए जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उस पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट रहता है। बिल्कुल आप अगर लगातार करेंगे तो ठीक उसी प्रकार है। करत करत अभ्यास थे जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात पत्थर पर परत निशान। लगातार आप अगर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। देर होगी पाने में, लेकिन सुनिश्चित आपको कामयाबी सफलता मिलेगी। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ आते हैं। जो आज का आपका क्वेश्चन है, बस इससे दोहा के साथ करत करत अभ्यास थे जरमत होत सुदान, रसरी आवत जात पत्थर पर परत निशान। मतलब कहने का ये अर्थ होता है कि रसरी की क्या औकात है जो पत्थर पर निशान कर दे, लेकिन पत्थर भी मजबूर हो जाता है एक ही चीज़ को बार बार आने से। अपने आप अपने ऊपर जो है वो रंग और रूप और निखार करवा लेता है, क्योंकि उससे पत्थर से कोई भी सख्त दिल क्यों ना हो, अगर बार बार प्रयास किया जाए तो पत्थर भी मोम हो ही जाता है। आइए क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। आज का क्वेश्चंस क्या है? बिल्कुल आज का क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के पीछे विचित्र कहानी क्या है कि इसे जो है पेरिस में ही खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोला गया। ठीक है, चलिए। तो यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनता है जिप्सम से, और जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये टूटने के बाद बन जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब पानी हो जाएगा कम। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला आप जानते हैं, CaSO4 होता है। एक मिनट में आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा। चलिए आइए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसका नाम अगर आपसे पूछ दिया जाता क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट, ये फार्मूला बनता किससे है? तो बनता है जिप्सम से, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है वे डैश वे है जहां खातों में हर महीने एक मासिक किस्त जमा की जाती है। वो कौन सा खाता कहलाता है जिसमें किस्ती का रूप जो है, जो किस्ती का रूप जिसको आप ईएमआई वगैरह कहते हैं, वो जमा होता है? उस अकाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं आवर्ती जमा। क्या कहते हैं? आवर्ती जमा कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर इधर करेक्ट आंसर, आवर्ती जमा। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने तरह से खाता अकाउंट होता है, तो कुल खाता जो होता है, एक होता है आपका आवर्ती अकाउंट, आवर्ती खाता, एक होता है बचत खाता, एक होता है आपका चालू खाता, एक होता है डीमेट अकाउंट, डीमेट खाता, एक होता है एनआरआई अकाउंट्स, और एक होता है आपका, ठीक है, सावधि जमा आवृत्ति, जमा आवृत्ति। चलिए, आवर्ती खाता जो ईएमआई वगैरह जो होता है, यानी जिसमें बैंक जो होती है लोन देती है बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए। ठीक है, अगर आप इसका जो ईएमआई अच्छा से चुकाइएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लोन अलॉट करेगी। वहीं बचत खाता की बात है, तो बचत खाता जो सेविंग अकाउंट होता है, ये विद्यार्थी के रूप में होता है, या जो जॉब होल्डर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए बचत खाता होता है, जिसमें इसमें ब्याज जो है ऋण मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट। चालू खाता ये व्यवसाय बिजनेसमैन के लिए है। और दूसरी बात, इसमें जो अगर पैसा आप जमा करते हैं, चालू अकाउंट आपका है, अगर पैसा आप जमा करते हैं तो इसमें ब्याज आपको नहीं मिलेगी। डीमेट अकाउंट की बात करें, अगर आप शेयर मार्केट खेलना जानते हैं
शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट खुलेगा उसको हम लोग डीमेट अकाउंट कहते हैं। एनआरआई, आप भारत में नहीं हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं और वहाँ से पैसा आप भेज रहे हैं, तो वो जो अकाउंट खुलेगा आपका एनआरआई अकाउंट खुलेगा। ठीक है। सावधि जमा आवर्ती क्या होता है? ये भी आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स ही है, पूंजी शेयर मार्केट को होल्ड कर देना, बेचना। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार यानी इस तरह से अकाउंट बैंक में खोले जाते हैं, ये याद रखिए। और जो प्रश्न था, आवर्ती जमा ही है जहां खातों में हर महीने एक मासिक किस्त जमा की जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न हमारे पास आता है, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, यानी किसी चीज़ को जलाने के लिए पीछे किसी चीज़ को जलाने में मदद करने वाली आपका ऑक्सीजन ही है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कोई चीज़ जलती है तो बनाता है ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला MgO होगा। ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा कि पर ऑक्साइड कौन कौन कंपाउंड है जो पर ऑक्साइड बनाती है, तो मुश्किल से गिने चुने तीन ही एक हमारे चार एक कंपाउंड्स है जो पर ऑक्साइड बनाती है। एक हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, दूसरा H2O2 नहीं, H2O, दूसरा आपका Na2 सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2, और चौथा है बैरियम ऑक्साइड पर ऑक्साइड BaO2। ठीक है। और उसके बाद है K2O2, ये आपका जो है बनाएगा पर ऑक्साइड, बाकी कोई है जो नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ यही चार कंपाउंड्स है जो पर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कब क्या पूछा जा सकता है, कब क्या बनेगा, कोई नहीं कह सकता है। ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न क्या है। बस पॉसिबिलिटी जो चीज़ है पूछने की, उन सबको हम पढ़ते चलेंगे। चलिए, बड़े गुलाम अली खान डैश घराने के एक प्रमुख गायक थे। किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? तो याद रखिए, ये पटियाला के एक प्रमुख गायक थे, और पटियाला में जो है ठुमरी, एक गायक का नाम है ठुमरी, गायों से संबंध रखते थे। ठुमरी गायकों, आपसे पूछ दिया जाए कि किस गायकों से संबंध रखते थे, ठुमरी गायक से संबंध रखते थे, से संबंध। ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न हम लेकर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट हो सकता है? तो क्रिकेट अगर आप खेलना जानते होंगे तो क्रिकेट में कुल 11 तरीकों से आउट होते हैं। क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, यानी कुल कितने तरीके से आउट होता है, कुल तरीका आउट होने का। तो कुल 11 तरीका है, जिसमें से आपका लेग बाय जो है, लेग बाय आउट होने का तरीका नहीं है। तो आपका क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन है जिसके कारण क्रिकेटर यानी जो क्रिकेट खेलते हैं वो आउट नहीं हो सकते? तो लेग बाय, तो लेग बाय के रूप में उसे रन मिलेगा अगर वो रन चुरा ले आते हैं तो, लेकिन उनको आउट करार नहीं दिया जाएगा। बाकी बोल्ड है, लेग बिफोर विकेट है, LBW की बात करते हैं, स्टंप की बात करते हैं, ये सब आउट होने की संभावनाएं हैं, ये सब तरीके से आउट होंगे। ठीक है। चलिए, यानी आप याद रखिएगा कि कुल कितने तरीके से आउट हो सकते हैं, तो कुल 11 तरीके से आउट हो सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट न यानी आउट न होने की संभावनाएं, लेग बाय जो है वो आउट होने की संभावनाएं नहीं है, उससे आउट नहीं होगा। ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न है, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर नए चुनाव डैश के भीतर होनी चाहिए। तो कितने दिनों के भीतर आम चुनाव होनी चाहिए? तो याद रखिए, ये जो है जब समय अवधि से पहले अगर भंग कर दी जाती है उसको 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। तो आंसर आपका जो हो जाएगा 6 महीना। यही बात कर लेते हैं हम लोग कि आखिर पंचायत स्तर का यानी पंचायती राज का जो है संस्थानों का स्थापना कैसे होती है। तो याद रखिए, पंचायती राज संस्था की स्थापना जो है, लिख लीजिए थोड़ा सा, पंचायती राज संस्था की स्थापना किसकी अनुशंसा पे होती है? तो बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, सिफारिश। कैमा स्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय में कौन कौन? तो याद रखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, समिति और जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। ये कब होती है? ये होती है आपका 1957 में। बलवंत राय मेहता
के कमिटी समिति के अनुशंसा पे ही, उनकी सिफारिश पे पंचायती राज स्तरीय की स्थापना होती है, त्रिस्तरीय स्थापना होती है। त्रिस्तरीय में कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 1957 में होती है। इसमें लोगों की दिलचस्पी न होने के कारण आता है अशोक मेहता समिति। कौन आता है? इसमें दिलचस्पी न होने के कारण, आखिर लोगों की भागीदारी कम होती है, उसके कारण आता है अशोक मेहता। अशोक मेहता आता है, ठीक है, और वो लाता है द्विस्तरीय। क्या स्तरीय? द्विस्तरीय। कौन कौन? जिला परिषद और पंचायत मंडल। जिला परिषद और पंचायत मंडल, ये बात याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। पंचायत मंडल किसके अनुशंसा पे? जो त्रिस्तरीय यानी बलवंत राय मेहता के जो है पंचायत स्थापना की गठन की गई थी बलवंत राय मेहता की, उसमें जो कमियां लोगों की भागीदारी न लेने की वजह से उसमें सुधार के लिए आता है अशोक मेहता। और अशोक मेहता के तहत जो है 2 सदनीय पंचायत की स्थापना होती है, जिसमें आपका जिला परिषद और पंचायत मंडल होता है। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कि पंचायती राज व्यवस्था का मतलब यह शाब्दिक करके होता है कि ग्रामीण में स्थानीय स्वशासन की निर्माण करना, उसका आवाहन करना, ठीक है, ताकि ग्रामीण स्तर पे भी स्वशासन नियमित रूप से सुचारू हो सके। वह राज्य जहाँ पे आबादी, यानी जिस एरिया में, जिस जिला में कह लीजिए या जिस राज्य में कह लीजिए 20 लाख से जो है, राज्य की बात करेंगे हम, 20 लाख से आबादी कम होती थी, वहाँ पे पंचायत का निर्माण है। 20 लाख से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे पंचायत का निर्माण नहीं। वही ग्रामीण क्षेत्र में बात करेंगे कि पंचायत वहाँ पे, यानी पंचायत ग्रामीण बनेगा कि नगर निगम बनेगा, ये निर्भर होती है आबादी पे। अगर 10 लाख से ज़्यादा अगर आबादी जा रही है तो आपका वो पंचायत नहीं, नगर पंचायत कहलाएगा। 10 से ज़्यादा होगी तो नगर निगम के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो आप सुने होंगे नाम, नगर पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत वो ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ पे आबादी अभी कम है, वहीं से थोड़ी सी आबादी अगर बढ़ेगी तो नगर पंचायत में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे अगर ज़्यादा आबादी बढ़ेगी तो वो नगर निगम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहला राज्य कौन सा है जो पंचायती राज स्थापना जो है, जो पंचायती राज को स्वीकार किया, तो आपका राजस्थान है। यानी पहला पंचायती राज को स्थापना करने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान है, जहाँ पे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है, राजस्थान में पहली बार, ठीक है। चलिए, ये बात याद रख लीजिए। क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है ना। चलिए, कब? ये याद रख लीजिए 1959 में। अगर आपसे पूछा क्या संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, तो हाँ, भाग 9 में पंचायत ऐड है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो हम भाग 9 अनुच्छेद की बात करिए, 243 से 243 ओ तक है। पंचायत की स्थापना के बारे में, पंचायत की गठन के बारे में भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक की प्रावधान दिए गए हैं, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित, उसके गठन से संबंधित। और पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय अशोक मेहता। द्विस्तरीय में कौन? जिला परिषद और पंचायत मंडल। बलवंत राय मेहता में जिला परिषद, ग्राम पंचायत और बोलिए पंचायत समिति 3 स्तरीय। इसमें त्रुटि होने के बाद ही अशोक राय मेहता थी, यानी बलवंत राय मेहता वाला में जो कमियां रह गई उसको सुधारने के लिए अशोक मेहता, लेकिन अंत में वो अशोक मेहता वाला लागू ना होकर के बलवंत राय मेहता वाला ही लागू रहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न। आयुपेक के अनुसार OH समूह के लिए प्रत्यक्ष क्या है? तो OH जिसमें भी लगा होगा, OH जैसे मान लिया जाए कि ये C3 है, इसके अंत में आ गया OH कहीं लगा रहेगा, इसके नाम के अंत में लगेगा ओल। सफिक्स जो एंडिंग होगा वो ओल से होगा और आपका आंसर डी नंबर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात कर ले, अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर कहीं डबल बॉन्ड होगा, इसको कहते हैं द्वि आबंध, तो द्वि आबंध वाले के जो एंडिंग होगा वो इन से होगा, ठीक है। अगर मान लिया कि कीटोन ग्रुप होगा, क्या होगा? कीटोन ग्रुप होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग कहेंगे ONE ग्रुप, वन ग्रुप कहेंगे, ठीक है। आए बात समझ में? अगर कार्बन कार्बन के बीच कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सभी कार्बन सिंगल आबंध से जुड़े हुए एक दूसरे से, तो इसको हम लोग कहेंगे एंडिंग जो होगा लास्ट में N लगेगा, ठीक है। अल्केन ग्रुप से हमारा ये सब आ जाएंगे। अगर डबल बॉन्ड कहीं हो जाता तो इन से इंड करता, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो उसको हम लोग आयन से इंड करते। कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध तो उसको हम लोग आयन कहेंगे, ठीक है। तो ये बात थोड़ा माइंड में रख लीजिए। आइए अगला प्रश्न हम लेके आते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र है कहाँ है? तो भारतीय मृदा संस्थान का जो केंद्र है वो आपका भोपाल में है।
भोपाल को जो है झील शहर के नाम से भी जाना जाता है, यानी भोपाल का दूसरा नाम झील शहर। आपसे पूछ दिया जाए अगर कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कब स्थापना किया गया, तो स्थापना कब किया गया, तो ये बताइए आप, बोलिए। 1988 में। स्थापना कब होती है? 1988 में। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि भारतीय मृदा पे वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान किया जाए, उस पर निर्माण किया जाए, उस पर जो है क्या कहते हैं, उसको रिसर्च के रूप में लाया जाए कि कौन सा मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ है। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र की स्थापना 1988 में होती है, ये भोपाल में होती है, और भोपाल को झील शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात थोड़ी सी माइंड में रख लीजिए। आइए अगला प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना डैश में हुई थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ये होती है महाराष्ट्र, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में होती है। इसके कौन है स्थापना करने वाला? ज्योतिबा फूले। बिल्कुल आपने सही कहा, ज्योतिबा फूले। ठीक है, आखिर क्या वजह थी महाराष्ट्र में करने के लिए? तो महाराष्ट्र में क्षुद्रों, दलितों और महिलाओं के साथ जो प्रताड़नाएं होती थी, उसके उत्थान के लिए, उसके आगे बढ़ावा के लिए और उनके सपोर्ट के लिए बलवंत राय मेहता सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले करते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी से। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है शूद्र, दलितों और महिलाओं के सम्मान के लिए, उनको समर्थन के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जो नीचे तबके से भी लोग जो आ रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की भेदभाव ना हो, और भेदभाव होने के कारण वो उच्च शिक्षा या आगे बढ़ने से वंचित न रह जाए, इसके लेकर के सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा। तो ये बात थोड़ी सी माइंड में सेट कर लेंगे, कुछ बातें सुन करके चलेंगे तो क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि तरीका वो अपनाई जाए जिससे आसानी से क्वेश्चन को किया जा सके। और अगर हम नहीं जान रहे हैं तो हमारे अंदर एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए कि जो नहीं हो सकता है उसको सबसे पहले बाइकआउट करेंगे हम, ठीक है, तब जाकर के होगा। आइए अगला प्रश्न हम लेकर के आते हैं। क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच इंटरवल की अवधि कितनी होती है? तो क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच इंटरवल की अवधि जो होती है वो 40 मिनट की होती है। ये 2 घंटा का सेशन खेला जाता है और 2 घंटा में 40 मिनट की इंटरवल दी जाती है। तो ये याद रखिए। यहीं पे दिलचस्प बात है, अगर मैं आपसे कह दूं कि सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच कहाँ हुई थी और किसके किसके बीच में, तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है किसके किसके बीच हुई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच, ठीक है ना, क्रिकेट मैच हुई थी कब? 1981 में, 1981 कह रहे हैं, 1971 में। किसके किसके बीच कहाँ होती है पहले, तब कहाँ होती है जान लीजिए, मेलबर्न में होती है। किसके किसके बीच होती है? ये होती है इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, ये मेलबर्न में होती है और 1971 में खेला जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना जो होती है, बोलिए कब होती है? 1909 में। आईसीसी की स्थापना 1909 में होती है, 1909 में। और भारतीय क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीसीआई की स्थापना कब होती है? तो बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में, ठीक है। तो थोड़ी सी बात माइंड में रख लीजिए ताकि आसानी से क्वेश्चन कुछ भी, यानी पहला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच कहाँ होती है? मेलबर्न में होती है। किसके किसके बीच होती है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। कब होती है? 1971 में होती है। और आईसीसी की जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की गठन कब होती है? 1909 में होती है। और बीसीसीआई का, भारतीय क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना ये आपकी होती है, ये बोर्ड है, बीसीसीआई क्या एक बोर्ड है और इसकी स्थापना होती है 1928 में। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट से संबंधित कुछ तथ्य जो हम लोग बताते चलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल कितने तरीके से आउट हो सकता है? तो कुल 11 तरीकों से आउट हो सकता है।
टेस्ट क्रिकेट मैच में लंच इंटरवल कितने मिनट्स की होती है? तो 40 मिनट की होती है। ठीक है। आईसीसी की स्थापना कब? 1909 में। बीसीसीआई की स्थापना कब? 1928 में। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब होती है? 1971 में। किसके किसके बीच? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कहाँ? मेलबर्न में। बिल्कुल सुनेंगे याद हो जाएगा, है ना। इतनी बार मैं बातों को, चीज़ों को इतनी बार रिपीट कर ही देता हूँ ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय और किसी भी तरह का डाउटफुल न होने पाए। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कर्ण वंश का संस्थापक है? तो कर्ण वंश का संस्थापक जो है, आप याद रखिए, ये वासुदेव है। कौन है? वासुदेव है। आपका आंसर हो जाएगा। तो वासुदेव कौन था? तो वासुदेव जो है एक सुंग शासक का जो है, सुंग शासक के दरबार में मंत्री होता है। यानी वासुदेव कौन होता? तो लिखिए कौन। तो कौन क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा कर्ण वंश के अंतिम शासक, वंश का अंतिम शासक कर्णदेव का अंतिम शासक देवभूमि का मंत्री था, का मंत्री था। चलिए, देवभूमि ना कि देवभूति कह लिए, देवभूति। ये अंतिम शासक है किसका? कर्ण वंश का। चलिए, हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो बिल्कुल आप याद रखिए, कोलकाता की पंडाल दुर्गा पूजा के समय बनाई जाती है, जो जिसको यूनेस्को ने अपनी सूची में एक स्थान दिया है और दुर्गा पूजा को शामिल करके 2021 में शामिल किया गया। कब किया गया? 2021 में शामिल किया गया है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, अमृत सांस्कृतिक सूची में भारत के कुल कितनी विरासत सूचित किया गया है? तो याद रखिए कुल 15। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। और वहीं पे दुर्गा पूजा का, कोलकाता का दुर्गा पूजा और कहीं के नहीं, कोलकाता की दुर्गा पूजा की जो पंडाल है उसको जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। और 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल करते ही हो गए हमारे कुल कितने? 15 हो गए। यानी यूनेस्को में भारतीय संस्कृति कुल कितने शामिल है? तो 15 शामिल है। ठीक है, जिसमें आपका 2017 में कुंभ मेला और 2021 में दुर्गा पूजा, ये लेटेस्ट है। ये याद रखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत की कौन सी है? तो याद रखिए दुर्गा पूजा। ठीक है, चलिए इधर करेक्ट आंसर। वही बात कर ले हम लोग जन्माष्टमी की। तो जन्माष्टमी आपने यही कल सेलिब्रेट किए होंगे। और सेलिब्रेट इसमें क्या होता है? इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यानी मट्ठा और दही को एक ऊंची पे पतीला में रख करके पूजा किया जाता है और उसको यानी एक षटकोण टाइप का कह सकते हैं, षटकोण टाइप नुमा बना करके, और फिर उसके बाद जो है रात्रि में पूजा करने के बाद जो है भोजन परोसा जाता है। तो ये जन्माष्टमी से संबंधित जो प्रश्न था जिसका आपने सेलिब्रेट जो है फेस्टिवल आप मंडे कल, बीते हुए कल को मनाए हो। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम आते हैं लेकर के। टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या जो है 48 होती है। ठीक है, ये याद रखिए, द्रव्यमान संख्या कितनी? 48 होती है। वहीं अगर आपसे पूछ जाए कि परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो परमाणु संख्या जो है 22 होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 22 होती है। वही बात अगर आपसे पूछ दे न्यूट्रॉन कितनी, न्यूट्रॉन होती है 26। कितनी? न्यूट्रॉन 26। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो वह तत्व हमारा रेडियो एक्टिव कहलाता है। तो आपसे अगर पूछा जा सकता है टाइटेनियम रेडियो एक्टिव है या नहीं, तो आप बेझिझक आंसर कर दीजिएगा रेडियो एक्टिव है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो 1 से ज़्यादा आ रहा है और जिसमें 1 से ज़्यादा रेशियो आवेगा वो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नियर अबाउट 47.78 को हम लोग अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं 48। ये तो मैं मुझसे ज़्यादा आपको आता है, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, चलिए
आइए अगला प्रश्न क्या है, भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो भोजन के रूप में जो समुद्री शैवाल है वो आपका सरगासम है। क्या है? सरगासम है। ये बहुत विस्तार से फैला हुआ समुद्री क्षेत्र में। वही बात कर ले हम लोग यूलोथ्रिक्स क्या होता है, और ये सरगासम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये भूरा शैवाल है। क्या है? ब्राउन अलगी है, भूरा शैवाल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से भूरा शैवाल कौन है, तो ये जान करके चलिए। और भूरा शैवाल सरगासम है। और ये सरगासम जो होता है ये समुद्र के एरिया में तो होता है, लेकिन सॉल्टी यानी जहाँ पे मैरीन वाटर होता है, मैरीन वाटर उसको कहते हैं जिसमें सॉल्टी पानी पाया जाता है, सॉल्ट की मात्रा पाई जाती है, उसको हम लोग मैरीन वाटर कहते हैं। और सरगासम जो है वो मैरीन संबंधित यानी मैरीन वाटर से संबंध रखता है। वही बात कर ले हम लोग यूलोथ्रिक्स की बात करें, स्पायरोगारा की बात करें और वॉलवॉक्स की बात करें, तो ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों ये हरा शैवाल की प्रजाति है, हरा शैवाल। और ये सब मीठे पानी में पाया जाने वाला है। ठीक है, मीठे पानी में पाया जाने वाला है। हरा शैवाल होने के कारण इसे जो है साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया या BGA ब्लू ग्रीन अलगी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया जो है एक बहुत अच्छा साथी है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं किसको? एटमॉस्फेयर से नाइट्रेट्स को लेकर के नाइट्रस डाइऑक्साइड में तोड़ने का काम करता है साइनोबैक्टीरिया। और जैसे ही टूटता है तो उसके रूट्स में यानी उस प्लांट्स के जड़ों से नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। और नाइट्रोजन के एब्जॉर्ब होने से वो प्लांट्स प्रोटीन को सिंथेसिस करने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। तो आप कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है कि जो भी प्रोटीनियस मतलब दाल वाला पौधा हो गया, मशरूम हो गया, इन सभी को उगने के लिए नाइट्रोजन का होना अति आवश्यक है। और जहाँ पे BGA अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो वहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। और जब नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा तो उस पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा यानी प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होगी। प्रोटीन्स की एक फार्मूला लिख लीजिए आप। प्रोटीन की फार्मूला होता है CH2ON। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की परसेंटेज प्रोटीन्स में होते ज़्यादा है, और नाइट्रोजन के परसेंटेज होने के कारण वो प्रोटीन्स बनता है। और प्रोटीन्स एमिनो कंपाउंड्स है। क्या है? एमिनो एसिड्स कंपाउंड्स है। और ये टूट करके हमारे शरीर को बिल्डअप के रूप में, निर्माण के रूप में, लाभकारी के रूप में यानी निर्माण के रूप में एक उभर करके आता है। और इसीलिए कहा जाता है प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब शरीर के निर्माण करने में योगदान देने वाला जो फूड है वो हमारा प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आप जितना भी ले लीजिए आपका टमी बाहर नहीं आएगा, मोटापा नहीं आएगा, ओबेसिटी के शिकार नहीं होइएगा, क्योंकि प्रोटीन्स मोटापा नहीं, आपके मसल्स का डेवलपमेंट करता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए प्रोटीन्स खाना ज़रूरी है। प्रोटीन जो व्यक्ति ले रहा है वो कभी मोटाएगा नहीं, कभी मोटाएगा नहीं। प्रोटीन्स मोटाने में योगदान नहीं देता है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग लेकर के आते हैं। फिनॉल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काइल बेंजीन का नाम बताइए। तो अल्काइल बेंजीन का नाम हम लोग क्यूमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा क्यूमीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फ्यूरॉन क्या है? तो फ्यूरॉन जो है एक क्राउंस है हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें कार्बन 4 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है। इस प्रकार टॉयलिन क्या है? तो टॉयलिन जो है बेंजीन रिंग से अगर अल्काइल ग्रुप हम लोग मेथेन को जोड़ देंगे, मिथाइल को, तो हमारा टॉयलिन बन जाता है। स्टारीन जो है, ये स्टारीन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, रिंग नुमा बना रहता है, जो डबल स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर से ही आते हैं। चलिए ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग लेकर के आते हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है भारत के अनुच्छेद यानी संविधान में अनुच्छेद 51A, ये आपका बी नंबर इधर करेक्ट आंसर है। वहीं अगर बात कर लिया जाए कि अनुच्छेद 492 क्या है, 492 क्या है? तो अनुच्छेद 492 में अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है और बाहर उसको लेकर के जाता है मालिक, यानी मालिक के सेवा करने वाले को मालिक अपने खर्चे पर लेकर के आ जाती है, तो उसकी सुरक्षा की समीक्षा कराने वाला कौन है? अनुच्छेद 492। अगर आप किसी व्यक्ति को लेके जाते हैं, अगर उस व्यक्ति के साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपको होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता कौन है? अनुच्छेद 492। ठीक है, ये बाहर ले जाने वाले व्यक्ति को है, यानी देश से बाहर। ठीक है, देश के अंदर नहीं, देश से बाहर। वही बात कर ले हम लोग अनुच्छेद 50A क्या है? तो अनुच्छेद 50A कहता है कि अगर आपको कोई
बाहरी राज्य यानी कोई विदेश आपको उपाधि देना चाहता है, सम्मान देना चाहता है, तो बगैर राष्ट्रपति के सहमति से आप उस उपाधि को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात अनुच्छेद 50 कहती है। क्या कहती है? यानी अनुच्छेद 50 जो है डीपीएसपी जो है डीपीएसपी का एक पार्ट है, जिसमें से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बाहरी देश से सम्मान या उपाधि उस वक्त तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक राष्ट्रपति की सहमति शामिल ना हो जाए। ठीक है, यानी ये उपाधि से संबंधित है। वही बात किया जाए अनुच्छेद 44 क्या है? तो अनुच्छेद 44 जो है समान व्यक्ति समान अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये सिर्फ संविधान के अंदर सिर्फ कोरे पन्नों पे है, व्यवहार में बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। अगर व्यवहार में देखी जाती तो मान लिया जाए कि अगर जनरल के लिए 50 सीट है तो वहीं पे आपको एससी या एसटी में 25 सीट आ जाती है। तो इसका मतलब क्या? क्या समान व्यक्ति समान अपॉर्चुनिटी आया? नहीं आया, मतलब रिजर्वेशन की एक मार आ गई। तो फिर जब रिजर्वेशन की मार आ गई तो इक्वल जो है इक्वलिटी की भावनाएं कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये सारी चीज़ें जो है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हकीकत में कुछ नहीं है, ये कोरे यानी कागज़ पे लिखा हुआ ज़रूर है कि समान व्यक्ति में समान अपॉर्चुनिटी, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत दिखता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। तो ये चीज़ आप थोड़ा माइंड में रख लेंगे। आइए अगला प्रश्न हम लोग लेकर के आते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में आईपीएल 2022 के फाइनल मैच की मेज़बानी की गई? तो ये जो है मैच गुजरात की अहमदाबाद स्टेडियम में किया गया। आप आंसर कह रहे हैं क्या होगा? आंसर होगा आपका अहमदाबाद। किस स्टेडियम में किया गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया। स्टेडियम का नाम क्या था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। यह है कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। यानी जो है किसके किसके बीच जो है 2022 के जो मैच आईपीएल हुआ, किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखिए जो है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स वर्सेस, यानी गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ। रॉयल्स के बीच आपसे पूछा जाएगा कि विजेता कौन हुआ? तो विजेता जो हुआ गुजरात टाइटंस हुआ। यानी चैंपियन कौन बना? 2022 के आईपीएल का चैंपियन कौन होता है? तो 2022 के आईपीएल का चैंपियन गुजरात टाइटंस होता है। किसको हरा करके? राजस्थान रॉयल्स को हरा करके होता है। वही बात कर ले कि ये आईपीएल का यानी 2022 में होने वाला आईपीएल मैच ये कैमा संस्करण था? तो ये 15वां संस्करण था। यानी 2022 वाला जो है कैमा संस्करण, 15वां संस्करण। अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछे कि इसके जो है प्रायोजक कौन थे? स्पॉन्सर बाय, यानी स्पॉन्सर नहीं, स्पॉन्सर यानी प्रायोजक जो थे, प्रायोजक याद रखिए टाटा। यानी 2022 के आईपीएल के प्रायोजक हैं टाटा। और ये कैमा संस्करण 15वां संस्करण कहाँ होती है? अहमदाबाद में। किस स्टेडियम में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहला नाम भी कुछ था? तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल पहला नाम था मोटेरा स्टेडियम, जो नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। और ये कहाँ है? राजस्थान में, गुजरात में। और जो मैच हुई 2022 की आईपीएल किसके किसके बीच हुई? तो ये याद रखिए गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच। चैंपियन कौन बना? गुजरात टाइटंस। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत देश के दशक में हुई थी? तो ये याद रखिए 1960-65 से लेकर, यानी जो है आपका थोड़ा आंसर हमको लगता है कि इनकम्प्लीट है। 1965 से 1968 के बीच है, तो आंसर 1965 होना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो 1960 आंसर कर दीजिए। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसको? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक। ठीक है, चलिए। यानी हरित क्रांति के उपलब्धि से किन किन फसलों में वृद्धि ज्यादा मात्रा में देखने को मिली? तो आप याद रखिए गेहूं और चावल में बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुआ, विकास हुआ, जिससे मोटे अनाज के जो डिमांडेबल थी वो देश से खत्म होता हुआ नजर आया। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित किया? तो ये आप याद रखिए 1944 में। कब? बोलिए। 1944 में। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित दो बातें, यानी आजाद हिंद, जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद, हिंद फौज की स्थापना करने वाले
सुभाष चंद्र बोस कहाँ? जर्मनी में। कहाँ? भारत में नहीं, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन है? वो आपके जो है सुभाष चंद्र बोस जी। कब? 1944 में। और एक चीज़, भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी जर्मनी से जो सेना के आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई, वहाँ से सेना को दिल्ली लाने के लिए नारा दिया गया, दिल्ली चलो शब्द बोलने वाले सुभाष चंद्र बोस जी है। ये याद रखिए। यही एक बात याद रखिए कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, यानी महात्मा का टाइटल किसने दिया? राष्ट्रपिता का टाइटल जो है सुभाष चंद्र बोस जी देते हैं। तो महात्मा का टाइटल कौन देते हैं? महात्मा का टाइटल जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी देते हैं। लिख लीजिए, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी, टैगोर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न लेकर के आते हैं हम लोग। एल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? तो एल नीनो जो है ये प्रशांत महासागर में विकसित होता है। पूर्व और मध्य प्रशांत महासागर की बात करिए, ये क्या होता है? ये प्राकृतिक रूप से तापमान में जो वृद्धि के कारण एल नीनो की प्रभाव देखने को मिलती है, और ये चीज़ देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में। तो आपका आंसर ए नंबर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार होता है। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार जो है त्रिकोणमितीय त्रिभुजाकार होता है। तो आपका आंसर ए नंबर द करेक्ट आंसर। कुछ इस यानी प्रायद्वीपीय पठार का आकार कुछ इस प्रकार है, इसी को हम लोग त्रिभुजाकार कहते हैं। ठीक है, चलिए संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है चलाता है सरकार कौन? प्रधानमंत्री चलाता है। कौन चलाता है? प्रधानमंत्री। यानी शासन के अनुसार जो है, शासन के अनुसार जो होता है राष्ट्र की प्रतिनिधि आपको जो है कौन करेगा? बोलिए, प्रधानमंत्री। और संविधान के अनुसार जो राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी होगा वो राष्ट्रपति होगा। ये बात थोड़ा सामान्य में रखिए। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, शासन के अनुसार प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांटती है। कब? 17 अगस्त 1947 से। 17 अगस्त 1947 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो ये आपका अनुच्छेद 15 है। यानी किसी भी तरह से आपको भेदभाव नहीं करनी है। अगर आप भेदभाव करते हैं और भेदभाव करते हुए आप पे प्रूफ हो जाती है तो आपको मानहानि का केस चलेगा और आपको हो सकता है सजा। तो इसलिए कभी भी किसी भी तरह की, चाहे जाति को लेकर के, लिंग को लेकर के, जन्म स्थान को लेकर के, धर्म को लेकर के किसी पे किसी प्रकार की गलत टिप्पणी ना करें। अगर आपकी किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से किसी की गरिमा को ठेस पहुंचेगी तो जाएगा कोर्ट, और कोर्ट में जाने के बाद आप पे मानहानि का लगाएगा केस और आप पे सजा चलेगी। तो क्यों अपने खुशी वाली जिंदगी को तबाह और परेशान करने में लगे हो? वही बात कर ले हम लोग। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो अनुच्छेद कहता है समान नागरिक के लिए समान कानून की समीक्षा है, यानी सभी के लिए कानून बराबर है। ये अनुच्छेद 14 कहता है। वही बात कर ले हम लोग अनुच्छेद 18 की। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके यानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अनुच्छेद से संबंधित पूरी बात बताया हूँ। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 21 कहता है सभी नागरिक को जीने का अधिकार है अपनी स्वतंत्रता से, चाहे जैसी मर्जी उसकी जिंदगी जीने की वो जिए। बस जीने का अधिकार, गलती पे छीनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संविधान के पास है, और किसी व्यक्ति के पास जीने का अधिकार को छीनने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसको है? संविधान के पास है। अगर कोई व्यक्ति गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत तरीका करता है तो उसका जीवन छीनने का अधिकार सिर्फ संविधान के पास है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवो जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो ये बिल्कुल इसका आंसर जो है अवसादी चट्टान है। अवसादी परत ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का और आज का सेशन का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। आज की क्वेश्चन का जो भी आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे ज्ञानघर, वहाँ से आप पीडीएफ इसको कलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसका जो है वीडियो बगैर किसी डिस्टर्बेंस का मुझे देखने को मिले तो आप ज्ञानघर एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए,
वहाँ से मिल जाएगा, ऐप्स पे, प्ले स्टोर से, ठीक है। और पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ज्ञानगर सर्च मारिए और जुड़िए। वहीं पे आपका डेली जो है 10 से 15 क्वेश्चन रैंडमली क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो आपके तैयारी के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। तो जी हाँ साथियों, ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन दिया जाता है बिल्कुल इफेक्टिव, कारगर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, जो एग्जाम में आने की काफ़ी संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, दिल्ली चलो, और आप नारा लगाइए, केंद्र सरकार में नौकरी ले लो, ठीक है। तो केंद्र सरकार में सीजीएल क्रैक करेंगे तो आप केंद्र सरकार के कर्मचारी रहेंगे, आप जो है सरकारी नौकरी तो जो है कहलाएंगे, लेकिन केंद्रीय सरकारी यानी सेंट्रल बोर्ड के, यानी क्या है ना, भारत सरकार के तहत आप काम करेंगे। मान सम्मान सब चीज़ आला रहेगा। इसलिए दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, नौकरी पालो, आपका नारा होने चाहिए। जी हाँ साथियों, ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। जय हिंद साथियों।